जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सब? मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका वीडियो बाबू बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो तमाम गुजिया और गुलगुला खाने के बाद दोस्तों आप सबकी क्लास वीडियो बाबू बैच में हिंदी की आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में आज जो कल छूट गया था थोड़ा सा व्यंजन का, उसमें हम आज बताएंगे क्या होता है संयुक्त व्यंजन और क्या होता है द्वित्व व्यंजन। उसमें उच्छिन्न व्यंजन रह गया था, पाशर्विक व्यंजन रह गया था आपका, और इसी तरीके से आपके जो टॉपिक छूट गए थे कल, जो आपकी दूसरी वीडियो थी उसके बाद जो छूटा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट कराने के बाद मैं तीसरी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, शब्द विचार। तो अभी तक आप पढ़ रहे वर्ड विचार और वर्ड विचार के बाद आप पढ़ेंगे शब्द विचार। तो दोस्तों एक बार कमेंट में यस सर लिखकर भेजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या अच्छी लग रही है क्लास या इससे और भी बेहतर हो सकती है। अगर बेहतर हो सकती है तो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर आपका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल होना चाहिए मेरी आवाज की तरह और मेरी बुलंद आवाज की तरह। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संयुक्त व्यंजन। भाई संयुक्त व्यंजन होता क्या है? संयुक्त का अर्थ ही होता है कि दो या दो से मतलब संयुक्त, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ गुलगुले। अब आइए, तो जुड़ा हुआ अगर दो है तो दो से अधिक। मैंने संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी? 4। कौन कौन सी? छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा। तो छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त का मतलब हो गया कि जुड़ा हुआ, और इसमें जुड़े हुए हैं। कैसे? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। तो इनको पढ़ने से ही पता लगता है कि इसमें दो व्यंजन हैं, इसमें दो व्यंजन हैं, और इन दोनों व्यंजन को जब अलग अलग करेंगे तो उनको हम एक हलंत पढ़ेंगे, एक अजंत पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग करते हैं। और आइए देखते हैं कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो हिंदी वर्णमाला में छ के बाद कौन सा वर्ड आता है? तो भाई साहब छ के बाद त्र आता है, लेकिन ये मान्य नहीं है। आप सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि छ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको का प्रयोग, का के साथ हलंत लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आधा वर्ड, मतलब अर्ध व्यंजन कह सकते हो। ठीक है, और आपके साथ इसके साथ आने वाला है सा, चटकोल वाला सा। अब ये कंप्लीट हुआ, ये बनकर तैयार हुआ छा। इतना तो समझ गए होंगे और इतने तो समझदार आप है ये हो। ठीक, आगे बढ़े। चलिए इसको तोड़ते हैं। छा को मैंने का लिया, का हलंत लिया। अगर हलंत नहीं लेते हैं तो यह अपूर्ण है, और ये अगर हलंत ले लेते हैं तो अपूर्ण व्यंजन हो गया। लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए इसके साथ आया हुआ स्वर जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं देखना है। तो का प्लस सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? छा। का और छा। अब त्र आता है, त्र से आता है त्रिशूल, और त्रिशूल किसके पास होता है? शंकर जी के पास। तो ता और रा, त्र। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़े। ज्ञा है हमारा जा, और जा के साथ हमारा नासिक व्यंजन है। नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? इया। तो ठीक है, अभी हमने नासिक व्यंजन भी नहीं पढ़ा, हम आगे आपको नासिक व्यंजन भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ज्ञा। और सा की बात करें तो सा प्लस रा बराबर स्रा। आई होप कि इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कल दिया था कि काकल व्यंजन कौन सा है? काकल व्यंजन कौन सा है? तो छ, त्रिक, ज्ञा, इसमें से कोई है? नहीं है। हा जब आपका आएगा तो वो आपका हो जाएगा काकल व्यंजन। काकल व्यंजन आप समझ गए होंगे। हमें नहीं लगता कि काकल व्यंजन आपसे कभी क्वेश्चन में आएगा, तो आप कभी भी संकोच करने वाले हो। आगे बढ़े। किसी को कुछ और भी डाउट हो तो हम आगे बढ़े। ठीक है, संयुक्त के बाद स्टार्ट होता है हमारा, हमने बताया था संयुक्त के बाद अब हम पाशर्विक देखेंगे। ठीक है, और एक एक चीज को इसमें कवर करेंगे जो चीजें छूट गई थी। तो छूटने नहीं देंगे, अगर छूट गई चीजें तो आप बाद में गाली दोगे, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, चैनल के माध्यम से आप लोग बिल्कुल भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, एक एजुकेटेड भाषा का प्रयोग करेंगे। चलिए, संयुक्त व्यंजन के बाद मैं बता रहा हूं आपको नासिक व्यंजन। आइए अब देखते हैं नासिक क्या होता है। ठीक है, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या होता है? मैंने नासिक व्यंजनों की संख्या भी आपको बताई थी। वो नासिक व्यंजन की संख्या क्या थी?
आपके जो पंचवर्ग थे, पंचवर्गीय थे, स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन के अंतिम अक्षर, एक वर्ग में कितने अक्षर? 5। पहले को प्रथमा, दूसरे को द्वितीया, तीसरे को तृतीया, चौथे को चतुर्थ और पांचवे के पंचमा। तो पांचवें अक्षर को पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता था, उसी को हम लोग नासिक भी बोलते हैं। तो नासिक में पंचमा, तो का के अंका ले लो, लास्ट का ले लो अंगा, कखा ग घ अंगा। फिर चौसा जजा इया ले लो, इया ले लो, ठीक है, ये हो गया चाचा जाजा इया। फिर टाठा टटा अड़ा ले लो, फिर ताथा दधा ना ले लो, पाफा पाफा मा ले लो। तो ये इन चीज़ों को हम एक और कह सकते हैं, इनको हम पंच अक्षर के नाम से भी जानते हैं, पंचमा अक्षर, इनको हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। और नासिक का मतलब हो गया, नासिक का मतलब हो गया कि जो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख तथा नाक दोनों से होता हो। इनकी अगर हम परिभाषा लिखें, इनकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे व्यंजन लिखिए, नोट करिए, ऐसे व्यंजन जिनका उपयोग, जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो, ठीक, उन्हें कहते हैं नासिक, उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, अब ये बोलो, अंगा बोलते समय आप अपनी नाक बंद करो, अंगा बोलो, नहीं बोल पा रहे हो ना, तो इया भी बोलो, इया बंद करके देखो। आप अगर प्रैक्टिकली करोगे तो मुख के विभिन्न अवयव जो हैं हमारे, वो चाहे आपके कंठ हो, चाहे आपके तालव्य हो, चाहे आपके मूर्धन्य हो, चाहे वो आपके ओष्ठ हो, चाहे वो आपके जीवा हो और चाहे वो आपके मुख हो, तो किसी भी अवयव के बिना कोई वर्ण नहीं निकल सकता है। इसीलिए इनको हमने अलग अलग उच्चारण स्थान बताया है, ठीक। इनको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। अब ठीक है, इतना तो आपने समझ ही लिया है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़े भैया? हो गया इतना। चलिए अब देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बताइए कि उत्क्षिप्त व्यंजन में की संख्या कितनी थी? कल बताया था हमने कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो थे उनकी संख्या हमने कितनी बताई थी। इनको उत्क्षिप्त कह सकते हो और द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हो। उत्क्षिप्त के साथ साथ इनको द्विगुण व्यंजन कहते हो। उत्क्षिप्त व्यंजन के साथ इनको द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हो। तो द्विगुण व्यंजन का मतलब क्या हो गया कि जिनके उच्चारण में जीभ जो होती है, जिह्वा पहले से ही पलटकर हमारे मूर्धन्य मतलब मुख के ऊपरी छत को टच करे, छुए, तो वहां पर वह क्या हो जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या हो जाता है? उत्क्षिप्त। आप कर सकते हो, मैंने 2 बताया था, इनकी संख्या थी 2, इनकी संख्या थी 2, डा और ढा, ठीक है, डा और ढा, डा ढा को इस बोल के आप देखो, जब इनको बोलते हो डा ढा, जब डा ढा बोलते हो तो इनकी जीवा जो है पलट कर हमारे ऊपरी भाग को छूती है, इसीलिए उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो जैसे हमारा टा, तो ये टा भी मतलब टा ठा डा ढा, ये सारे उत्क्षिप्त हैं। लेकिन इन दोनों का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं हुआ है, संस्कृत में नहीं हुआ है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा ले सकते हैं। तो लिखो, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुड़कर मूर्धन्य को स्पर्श करे, ठीक, उन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद आता है द्वित्व व्यंजन। क्या आता है? द्वित्व व्यंजन, ठीक है। हम द्वित्व व्यंजन के बारे में बताएंगे। आई होप कि आज तक क्यों कोई भी चैनल पे बताया हो, यूट्यूब पे बताया हो, लेकिन मैं द्वित्व व्यंजन का भी आपको बताने वाला हूँ। एक बार देख लेते हैं कि सब लोग को सही आवाज जा रही है।
ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है बताइए, आप लोग फटाफट बताइए, द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब हो गया बार बार, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 2 बार कम से कम, तो एक ही शब्द में एक ही व्यंजन की अगर आवृत्ति हुई हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ऐसे शब्द जिसमें किसी व्यंजन की आवृत्ति हुई हो, ठीक। द्वित्व का मतलब हो गया ऐसे शब्द जिसमें कोई एक शब्द होगा, उसमें किसी व्यंजन, कोई एक व्यंजन होगा जिसकी आवृत्ति हुई हो, मतलब आवृत्ति का मतलब हो गया 2 बार। जैसे आइए दिखाते हैं आपको दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक शब्द है, क्योंकि इसमें वर्ड का योग है, वर्डों का योग है, इसलिए ये हो गया शब्द। और शब्दों में मैंने कहा था कि जिसमें व्यंजन की आवृत्ति हो, तो इसमें ये जो हमारा दा है, पहले देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ ला वर्ड की आवृत्ति हुई है। कैसे? यहां ला वर्ड की आवृत्ति हुई है, ला वर्ड की आवृत्ति, ला वर्ड की आवृत्ति हुई है। भाई साहब, ला वर्ड की अगर आवृत्ति हुई है तो ये हो गया हमारा दिल्ली। अगर और भी एक एग्जांपल और आपको देते हैं, सज्जन। सज्जन का मतलब हो गया, अभी एक आपका एक भी शब्द सज्जन भी है, और सज्जन में भी डबल एक ऐसा वर्ड है जिसकी आवृत्ति हुई है आधा जा और पूरा जा, तो इसमें जा वर्ड की आवृत्ति, क्या? जा वर्ड की आवृत्ति। तो समझ में आ रहा है देवियों, सावन का सोमवार चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ सावन का सोमवार भी व्रत रखो, ताकि आप लोग की मनोकामना पूर्ण हो, और जल्द से जल्द आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी ले लो। सिलेक्शन के साथ आप नौकरी के साथ आप हुकूमत चला सकते हो। पर आज के समय में अगर नौकरी नहीं है तो कोई भी बाप आपको छोकरी नहीं देगा। आप भी पढ़ते रहो रसगुल्लों, और आप भी पढ़ते रहो रसगुल्लियों, दोनों पढ़ते रहो भाई, और जम के पढ़ो, क्योंकि पेट आ गया है। पेट 18 सितंबर को है, और टारगेट पेट का बनाओ। मैंने वीडियो एग्जाम को ही टारगेट रखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे भाग लेने वाले नहीं हो। कंपटीशन का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्योंकि 8 साढ़े 14 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 बच्चों से फाइट करने वालों। तो पढ़ो और पढ़ के दिखाओ, और जिनकी शादी हो गई है वो अपना शादीशुदा है तब भी वो पढ़ सकते हैं, और जिनकी शादी नहीं है वो शादी के लिए पढ़ें, ठीक है। हाँ, जिनको वादा किया आपने अपने सोना बाबू को कि मैं आऊंगा, तो वीडियो अधिकारी बाबू बनने के बाद आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। चलिए आगे बढ़े। तो द्वित्व व्यंजन आपको समझ में आ गया। द्वित्व व्यंजन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, अगला आपको बताते हैं। अभी आपके पास लुंठित व्यंजन पड़ा है और पाशर्विक, 2 व्यंजनों की संख्या अभी और पड़ी है। हम आपको बताते हैं, एक है लुंठित। अब ये लुंठित क्या होता है? लुंठित व्यंजन क्या होता है बड़े भैया, बताओगे देवियों? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन होता है रा। जब रा, जिस वर्ड के उच्चारण में हमारी जीवा पलट जाती है, लिख लो, जिस वर्ड के उच्चारण में
जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा पलट जाती है ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की संख्या कितनी है? एक है। कौन सी? रा। बोलो रा। तो रा को बोलते समय हमारी जीवा पलट गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और दबा के जितना हो सके उतना लाइक करो दोस्तों, एकदम लाइक करो, टारगेट बनाओ, क्योंकि हम भी इतना मेहनत अगर कर रहे हैं तो आपकी उंगली में क्या हुआ, आपके अंगूठे में क्या हुआ, दबा ठोको, दबा के ठोको। और इस क्लास को इतना शेयर करो, इस क्लास को इतना शेयर करो, क्योंकि हर बच्चा वीडियो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा, वो बिल्कुल फाड़ दे तैयारी करते समय। चलिए, लुंठित के बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अब एक और है पार्श्विक व्यंजन भैया। ओ बड़े भैया, पार्श्विक का क्या मतलब होता है? जब हमने पढ़ा कि लुंठित व्यंजन रा होता है तो पार्श्विक व्यंजन ला हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, ला हो जाएगा। अब ला में क्या होगा? हाँ, इसमें क्या है? रा को बोलते समय वर्ण के उच्चारण में जीवा पलट जाती है। और भी एक कारण है कि रा मतलब वर्ण के उच्चारण में जीव में गतिशीलता आ जाती है, एक और कारण हो सकता है। लेकिन ला में क्या है कि ला में जो वायु है, जो प्राण है, जो वायु है, वो क्या करता है? जिह्वा के बगल से निकल जाता है, ठीक है। वायु जिह्वा के बगल से प्रवाहित होता है। जीवा वायु के बगल से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ला। आपने द्वितीय व्यंजन समझा, आपने लुंठित व्यंजन समझा, पार्श्विक व्यंजन समझा। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हमको पढ़ना है कारांत। अब हम कारांत पढ़ेंगे। कारांत क्या होता है भैया? सबने देखते हैं इसमें कौन सा कारांत है? अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, एकारांत, ओकारांत, ओकारांत। मतलब हमने जितने भी पढ़े हैं वो हमारे, चाहे वो हास्य स्वर हो, चाहे वो मूल स्वर हो, इन स्वरों को अगर हमने देखा तो यही हमारे का आकारांत बनते हैं, कारांत। इस वीडियो के अंतर्गत हम सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जो आपकी अगली वीडियो होगी वो शानदार जबरदस्त तरीके से होगी और उसको हम लेकर के आएंगे एक क्वेश्चन के टाइप में। आपसे क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू हम आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये पहली क्लास, अभी भी इसमें आपको अकारांत पढ़ना, ठीक है। तो एक बार रिवीजन सब लोग फटाफट कर लो, ठीक है। एक बार फटाफट करो, एक बार। तो हो गया गुलगुलो, आगे बढ़े। चलिए, गुझिया गुलगुला बहुत खाए हो, इसलिए आज आवाज़ नहीं निकल रही किसी की। चलो आगे बढ़े। चलिए नोट करिए आप कारांत। अब इसी वक्त हम कारांत भी खत्म कर देते हैं। कारांत खत्म करने का एक ही कारण ये है कि कभी भी आपसे आज के बाद गलतियां नहीं होगी, आपको कारांत पहचानने में गलती नहीं होगी। इतना आसान तरीका भाई साहब, इतना आसान तरीका, इतना सुख के साथ आपको सिखाएंगे कि एकदम जबरदस्त। मर्दे नोट करके लिख लो, शाबाश। चलिए, कारांत क्या होता है? कारांत, चलिए ये हमारा अंतिम पॉइंट है। जो कारांत होता है वो क्या होता है? जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर के साथ होता है तो उसी को कारांत कहते हैं। लेकिन कारांत पहचाना कैसे जाएगा बताइए? कारांत पहचाना कैसे जाएगा?
मैंने कहा जब किसी शब्द का अंत जिस स्वर से होता है उसको कारांत कहते हैं। तो कारांत होते कितने हैं? कारांत होता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण नहीं होता, ए आय ओ आओ, मतलब कितने? स्वर की संख्या 13, हमने बताया 11 और हमने ही बताया 10, तो 10 11 13। 10 इसलिए क्योंकि ऋण जो है वो 11वां है और जिसके लिए अपवाद है क्योंकि वह हमारा एक लुंठित व्यंजन के साथ बना हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते। ओके, आगे बढ़े मामू, चलो बढ़ते हैं। लिखो, नोट कर लो। जब किसी शब्द का अंत, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो, किसी स्वर से हो तो उसे कारांत कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कारांत कहते हैं। अब स्वर की बात करें तो स्वर जितने भी होते हैं उतने कारांत होते हैं। ठीक, चलो पहले कैसे होते हैं। पहला होता है अकारांत, पहला अकारांत। चलिए और भी छोटा लिखते हैं ताकि आप हमारे पास स्पेस रह जाए। अकारांत, फिर आकारांत, फिर इकारांत, फिर ईकारांत, फिर उकारांत, फिर उकारांत। ठीक है, इकारांत, उकारांत, एकारांत। फिर एकारांत। अब हमारा 2 बच रहा है। स्पेस देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, तो आई होप कि स्पेस आपके पास नहीं होगी, इसलिए हमको जो बचा है वो अलग लिख लेते हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, एकारांत। बचा कितना? 2। कौन कौन सा? ओकारांत, औकारांत। चलिए इस दोनों को भी इधर ही लिख देते ताकि समझाने में मजा आए, और जब तक समझाने में मजा नहीं आता दोस्तों तब तक कुछ बात नहीं बनती। एकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा है कि जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो तो वही अकारांत होता है। मान लेते हैं हम कि ये हमारा नाम लिखा है पवन। ठीक, तो पवन में क्या है? अकारांत है कि आकारांत है कि इकारांत है कि ईकारांत है कि उकारांत है कि उकारांत है कि एकारांत है कि एकारांत है कि ओकारांत है कि औकारांत है? आप बताओ। देखिए मैंने कहा जब किसी शब्द का अंत, इस शब्द का अंत क्या है भैया? ना। तो ना पर कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं। जब कोई मात्रा नहीं होती तो कौन सी मात्रा को माना जाता है? आ की मात्रा को माना जाता है। जब आ की मात्रा माना गया तो ये कौन सा कारांत हो गया? तो ये हमारा कौन सा कारांत है?
अकारांत। ठीक, किसी को कोई समझने में दिक्कत? चलो, जैसे हो गया दीपक। जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसका अंत, जो अंतिम शब्द है क्या है? आ। इसमें क्या पाया गया? आ। ठीक है, इसमें क्या पाया गया? आ। इसमें का जो देखा जाए तो का प्लस आ पाया गया, इसलिए क्या है? अकारांत। ठीक, अब इसका देखते हैं दीपा। दीपा में देख लेते हैं पा प्लस बड़ा, इसमें पाया गया बड़ा, इसीलिए ये हो गया आकारांत। ठीक है, कितना समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राजू। राजू में कौन सी मात्रा है? छोटाऊ की, तो ये कौन सा हो गया? उकारांत। जैसे जा प्लस छोटाऊ, तो ये क्या हो गया? उकारांत। सॉरी, चलिए राजू नहीं, समझ लेते हैं हम कोई और नाम ले तो जिसमें छोटी की मात्रा आए। राशि। राशि पे छोटी की मात्रा है, जैसे रा प्लस छोटी। ठीक है, आ प्लस छोटी, तो ये हो गया हमारा राशि। राशि में क्या है? छोटी की मात्रा। ठीक है, बड़ी की लगा देते हैं काशी। काशी में क्या है? बड़ी की मात्रा दिख रही है, तो बड़ी है, इसीलिए यह क्या हो गया? इसमें इसको क्या बोलेंगे? चलिए राजू, छोटाऊ की मात्रा, लास्ट में छोटाऊ की मात्रा, इसलिए उकारांत। बड़ाऊ की बात करें, कालू, बड़ाऊ ऊ। इतना समझ गए? इसमें किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं ना? ठीक, अच्छा वो भी हम मान लेते हैं एकारांत की आ गया। जैसे हो गया एनक, तो ए है, मान लेते हैं एकता। फिर एकारांत का हो गया एनक। ओकारांत ओजस। ओजस में हमारा ओ है। ठीक, औरत। ठीक है, एक और लिख लेते हैं ऋढ़ाकांत। ऋढ़ाकारांत। ठीक, तो इसमें क्या है? मान लेते हैं ऋषि है, तो इसमें क्या लगा है? ऋण की मात्रा लगा है, इसलिए हो गया ऋषाकांत। तो ये कारांत था हमारा। कारांत में अकारांत, आकारांत, इनको पहचानना आसान है। जब किसी शब्द के अंत में कोई भी स्वर हो तो वहाँ क्या होता है? हमारा दिखाई देता है कारांत। कारांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जितने प्रकार के स्वर होते हैं 11, तो 11 प्रकार के हमारे कारांत होते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो बाबू बैच के नाम से एक वहाँ प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में आपको बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको भी कोई डाउट है क्लास में, अच्छा लग रहा है तो यस सर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो, और कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर लाइक कर रहे हो तो लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक करो। ठीक है, आई होप कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास प्यारी भी लगी होगी। आपको क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आया होगा। तो 3 क्लासेस मैंने ले ली हैं। एक हो गया स्वर का, दूसरा व्यंजन का, और तीसरा भी व्यंजन का। चौथी क्लास जो हमारी होगी वो हम क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे। कौन सी क्लास होगी? उससे पहले एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद हमारी होगी
होगी कौन सी क्लास, बर्तनी की क्लास। कैसी क्लास, बर्तनी। बर्तनी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, सबको बहुत समस्या देती है बर्तनी में। बर्तनी की क्लास लेकर के आऊँगा। बर्तनी में हमको शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ने की आदत डालनी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगती हो तो डिसलाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।